आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक बहुत ही गंभीर और काफी आकर्षक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा विषय है जो व्यापारिक दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। सही कहा। हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की असलियत और प्रॉफिट वर्सेस कैश फ्लो के असली फर्क के बारे में। हाँ, और आज की चर्चा के लिए हमारे पास डेटा भी बहुत सॉलिड है। बिल्कुल। हमारे पास ISA बिजनेस स्कूल की शानदार रिसर्च है, मार्टिन फ्रिट्सन और फर्नांडो एल्वारेज की किताब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का रिव्यू है, और साथ ही एनरॉन और वर्ल्डकॉम जैसे जो ऐतिहासिक कॉर्पोरेट घोटाले हुए थे। हाँ, वो डेटा भी है। और अकाउंटिंग की लाल झंडियों यानी जो रेड फ्लैग्स होते हैं, उनको पहचानने पर कुछ बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट्स के लेख भी शामिल हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम समझें कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबरों के साथ आखिर खेलती कैसे हैं। बिल्कुल। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे नेट इनकम यानी जो शुद्ध लाभ है वो महज एक राय है, जबकि कैश फ्लो एक ठोस सच्चाई है। और सबसे अहम बात यह है कि किसी भी निवेशक के लिए या जो लोग बिजनेस को समझना चाहते हैं, उनके लिए इन खतरे की घंटियों को पहचानना अपना पैसा बचाने के लिए कितना जरूरी है। तो ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम स्कूलों या किताबों में अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इसका एकमात्र मकसद व्यवसाय की सही जानकारी देना है। हाँ, किताबों में तो यही लिखा होता है। हाँ, लेकिन फ्रिट्सन और अल्वारेज की किताब के अनुसार जब हम कागजी दुनिया से निकलकर असली दुनिया में आते हैं, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। ये एकदम सटीक बात कही आपने, क्योंकि असली दुनिया में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शी जानकारी देना होता ही नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या होता है? इसका मकसद अक्सर सबसे सस्ती पूंजी जुटाना होता है। मतलब कंपनियां ऐसे नंबर दिखाना चाहती हैं जिससे उन्हें कम से कम ब्याज दर पर बैंकों से लोन मिल सके। और शेयर बाजार में उनकी कंपनी के शेयर की कीमत लगातार बढ़ती रहे। बिल्कुल। और जब लक्ष्य ये हो जाता है ना, तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो दस्तावेज नहीं रह जाता जो कंपनी की वास्तविक स्थिति दिखाए, बल्कि वो एक ऐसा विज्ञापन बन जाता है जो निवेशकों का भरोसा जीत सके। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसी मानसिकता के कारण क्रिएटिव अकाउंटिंग का जन्म होता है। क्रिएटिव अकाउंटिंग, जैसे आम भाषा में खातों के साथ छेड़छाड़ कहते हैं। हाँ, वही। और मजे की बात यह है कि क्रिएटिव अकाउंटिंग पूरी तरह से गैर कानूनी नहीं होती। ये अकाउंटिंग के नियमों के अक्षरों यानी लेटर ऑफ द रूल्स का तो बहुत बारीकी से पालन करती है, लेकिन उसकी भावना या स्पिरिट को इग्नोर कर देती है। एकदम सही। दिलचस्प रूप हॉलीवुड के संदर्भ में दिया गया है। हाँ, हॉलीवुड अकाउंटिंग। हाँ, कागजों पर मुनाफे को गायब कर देने की इस कला को हॉलीवुड अकाउंटिंग कहा गया है। क्या आप समझा सकती हैं कि ये कैसे काम करता है? हॉलीवुड अकाउंटिंग शायद इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। वहाँ के स्टूडियोज इस कला में इतने माहिर हैं कि वो दुनिया की सबसे सफल फिल्मों को भी कागजों पर भारी घाटे में दिखा देते हैं। मतलब ब्लॉकबस्टर फिल्में भी घाटे में? हाँ, इसे समझने के लिए स्टार वॉर्स रिटर्न ऑफ द जेडाई का उदाहरण लेते हैं। इसमें डार्थ वेडर का मशहूर किरदार निभाने वाले जो अभिनेता थे डेविड प्राउज, हाँ, उनको मुनाफे में हिस्सेदारी का वादा किया गया था, लेकिन उस फिल्म के लिए उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग के नाम पर $0 मिले। 0? एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए? बिल्कुल। और सिर्फ वही नहीं, फॉरेस्ट गंप जैसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाए, उसके लेखक विंस्टन ग्रूम को भी मुनाफे के हिस्से से कुछ नहीं मिला। लेकिन ये हुआ कैसे? स्टूडियोज ने अपनी ही शेल कंपनियों के बीच इस तरह से खर्चे दिखाए, भारी भरकम डिस्ट्रीब्यूशन फीस जोड़ दी, मार्केटिंग फीस जोड़ दी, कि कागजों पर यह साबित हो गया कि इन फिल्मों ने तकनीकी रूप से कोई नेट प्रॉफिट कमाया ही नहीं। बाप रे, सारी कमाई खर्चों के रूप में स्टूडियो के ही दूसरी कंपनियों के पास चली गई। हाँ, और फिल्म घाटे में आ गई। ये तो उन लोगों के साथ सीधा धोखा है जिन्होंने उस सफलता के लिए इतनी मेहनत की। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या इन कंपनियों को कोई रोकने वाला नहीं है? आखिर हर बड़ी कंपनी का ऑडिट होता है। हाँ, ऑडिटर्स आते हैं। हाँ, बाहर से स्वतंत्र ऑडिटर आते हैं खातों की जांच करने। फिर ये कमजोरियां कैसे छिप जाती हैं? यहीं पर हमारे ऑडिटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी खामी सामने आती है। थ्योरी में तो कंपनियों को निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने होते हैं। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब हितों का टकराव। इन ऑडिटर्स को भारी भरकम फीस वही कंपनियां देती हैं जिनका वे ऑडिट कर रहे होते हैं। ओह, तो जो पैसे दे रहा है उसी की जांच करनी है। बिल्कुल। इससे एक जबरदस्त दबाव बनता है।
एक तरफ ऑडिटर की पेशेवर ईमानदारी होती है और दूसरी तरफ एक करोड़ों डॉलर के क्लाइंट को खोने का डर। अगर कोई ऑडिटर बहुत ज्यादा सख्ती दिखाता है तो कंपनी किसी दूसरे ऑडिट फर्म के पास चली जाएगी जो उनके तरीकों से थोड़ी अधिक सहमति जता सके। ये सुनकर तो लगता है कि ऑडिट की हुई रिपोर्ट पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना एक बड़ी गलती हो सकती है। बहुत बड़ी गलती। अब चलिए उस हिस्से पर आते हैं जो किसी भी व्यवसाय के जीवित रहने की बुनियादी शर्त है, पैसा। ISE बिजनेस स्कूल के एक रिसर्च पेपर में एक बहुत ही गहरी और चौंकाने वाली बात कही गई है। हाँ, वो नेट इनकम वाली लाइन। हाँ, पेपर कहता है कि कैश फ्लो नकद है और ये एक तथ्य है, जबकि नेट इनकम केवल एक राय है। मतलब मुनाफा जो कागज पर दिखता है वो सिर्फ एक नजरिया है। ये थोड़ा जटिल लगता है। इसे हम आसान भाषा में कैसे समझें? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि नेट इनकम, जिसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, वो कई अकाउंटिंग मान्यताओं और भविष्य के अनुमानों पर आधारित होती है। अनुमान जैसे डेप्रिसिएशन को ही ले लेते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 1 करोड़ की मशीन खरीदी। अब ये मशीन कितने साल चलेगी और हर साल इसकी कीमत कितनी कम होगी, ये पूरी तरह से मैनेजमेंट के अनुमान पर निर्भर है। या फिर बैड डेट्स का अनुमान कि कितने ग्राहक भविष्य में उधार का पैसा वापस नहीं लौटाएंगे। अगर मैनेजमेंट सिर्फ इन अनुमानों को थोड़ा सा भी बदल देना तो कागज पर दिखने वाला मुनाफा तुरंत बढ़ या घट जाएगा। अच्छा, इसीलिए ये सिर्फ एक राय है। बिल्कुल। इसके विपरीत कैश फ्लो एक कठोर सच्चाई है। इसमें कोई अनुमान नहीं होता। ये सिर्फ इस बात का हिसाब है कि कितना असली पैसा कंपनी के बैंक खाते में आया और कितना बाहर गया। तो कैश फ्लो कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से? मुख्य रूप से 3 तरह के कैश फ्लो को समझना होता है। पहला, इक्विटी कैश फ्लो, जो सारे खर्चे, टैक्स और कर्ज की किश्तें चुकाने के बाद शेयर धारकों के लिए सच में बचा हुआ पैसा होता है। ठीक है। दूसरा, फ्री कैश फ्लो, जो ये बताता है कि अगर कंपनी पर कोई कर्ज ना हो तो उसके ऑपरेशन से कितना नकद बचेगा। और तीसरा है कैपिटल कैश फ्लो, जो शेयर धारकों और कर्जदाताओं दोनों के लिए उपलब्ध कुल नकद होता है। इस रिसर्च पेपर में इस बात को साबित करने के लिए फाउस कॉमर्स नाम की एक कंपनी का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो केस बहुत दिलचस्प है। अगर कोई सिर्फ नेट इनकम देखकर निवेश करता तो फास्ट कॉमर्स उसे एक शानदार कंपनी लगती है ना? बिल्कुल, क्योंकि फास्ट कॉमर्स की सेल्स लगातार ऊपर जा रही थी। उनका नेट इनकम यानी कागजी मुनाफा भी हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा था। बाजार खुश था। लेकिन जब किसी ने उनके फ्री कैश फ्लो के आंकड़ों को ध्यान से देखा तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। उनका कैश फ्लो नेगेटिव था और हर साल और भी गहरे घाटे में जा रहा था। मतलब कंपनी कागजों पर तो मुनाफा कमा रही थी, पर अपना रोजमर्रा का कामकाज चलाने के लिए उनके पास बैंक में असली पैसा आ ही नहीं रहा था। और आखिरकार वही हुआ जो ऐसी कंपनियों के साथ होता है, वो बैंकरप्ट हो गई। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर नेट इनकम को इतनी आसानी से बदला जा सकता है तो सवाल ये उठता है कि कंपनियां इस राय को मैनिपुलेट करने के लिए आखिर कौन-कौन से तरीके अपनाती हैं? अरे, कंपनियां इसके लिए दर्जनों तरीके आजमाती हैं, लेकिन 2 रणनीतियां बहुत आम हैं। कौन सी? मान लीजिए किसी कंपनी का ये साल बहुत खराब चल रहा है, अर्थव्यवस्था सुस्त है और मैनेजमेंट को पता है कि इस साल मुनाफे का लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला। तो वे क्या करते हैं? वे भविष्य के सारे संभावित खर्चे, एसेट्स के नुकसान और रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट को भी इसी साल की बैलेंस शीट में डाल देते हैं। ओहो, मतलब एक ही बार में सारी गंदगी साफ कर देते हैं। बिल्कुल, जैसे एक बिग बाथ ले लिया हो। इससे मौजूदा साल का घाटा बहुत ही विशालकाय दिखता है। लेकिन इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि आने वाला अगला साल तुलनात्मक रूप से अचानक बहुत ही शानदार, स्वच्छ और मुनाफे वाला दिखने लगता है, जिससे मैनेजमेंट को अगले साल भारी बोनस मिल सके। गजब की चालाकी है। और हमारे स्रोतों में एक दूसरी रणनीति का भी जिक्र है, जिसे चैनल स्टफिंग कहा गया है। ये कैसे काम करता है? ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब का मामला शायद इसी से जुड़ा है। हाँ, चैनल स्टफिंग मुनाफे को फुलाने का एक और खतरनाक तरीका है। इसमें कंपनियां अपनी करंट क्वार्टर की सेल्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए बाजार में असली मांग न होने के बावजूद अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के गोदामों में जबरदस्ती बहुत सारा माल ठूस देती हैं। मतलब स्टफिंग कर देती हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भारी डिस्काउंट और लंबी उधारी का लालच देकर माल भेज दिया जाता है और कंपनी अपनी किताबों में उसे उसी तिमाही की सेल्स मान लेती है। और फार्मा कंपनी ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब ने यही किया था। बिल्कुल यही किया था। उन्होंने अपने थोक विक्रेताओं को जरूरत से बहुत ज्यादा दवाइयां भेज दी।
ऐसा करके उन्होंने अपनी किताबों में अपने रेवेन्यू को 1.5 बिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया। $1.5 बिलियन? हाँ, लेकिन जब असलियत खुली कि बाजार में दवाइयां बिकी ही नहीं है, तो उन्हें इसके लिए भारी जुर्माना भरना पड़ा। तो ये बात तो साफ है कि नेट इनकम एक बहुत बड़ा धोखा हो सकती है। 100%। लेकिन अगर हम तस्वीर का दूसरा पहलू देखें, वो कंपनियां जो कैश मैनेजमेंट में सच में माहिर हैं, तो बेहतरीन कैश मैनेजमेंट का असली रूप कैसा दिखता है? अगर हम आदर्श कैश मैनेजमेंट की बात करें, तो वॉलमार्ट और अमेज़न जैसी कंपनियां इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। वो कैसे? इन कंपनियों का कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव होता है। नेगेटिव? इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, सामान्य व्यवसाय में क्या होता है, आप पहले अपने सप्लायर को पैसा देते हैं, फिर माल खरीदते हैं, फिर उसे बेचते हैं और कई हफ्तों बाद ग्राहकों से पैसा आता है। हाँ, नॉर्मल साइकिल तो यही है। लेकिन वॉलमार्ट और अमेज़न अपने विशाल आकार का फायदा उठाते हैं। वे ग्राहकों से तुरंत पैसा ले लेते हैं या कभी-कभी माल डिलीवरी से पहले ही ले लेते हैं। प्राइम मेंबरशिप वगैरह? बिल्कुल, लेकिन अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए वे 60 से 90 दिन तक की बहुत लंबी मोहलत लेते हैं। अरे वाह! इसका नतीजा ये होता है कि उनके पास हमेशा दूसरों का बहुत सारा कैश मुफ्त में उपलब्ध रहता है। एकदम सही। और इसी कैश का इस्तेमाल वे अपने नए वेयरहाउस खोलने और बिजनेस बढ़ाने के लिए करते हैं। ये एक ऐसा वित्तीय इंजन है जो उन्हें अजेय बनाता है। लेकिन जब यही कैश फ्लो का इंजन बंद हो जाता है या टूट जाता है, तो स्थिति कितनी भयंकर हो सकती है। टॉयज आर अस और वीवर्क का जो पतन हुआ था, क्या उसके पीछे यही कारण था? हाँ, टॉयज आर अस इसका बहुत ही सटीक उदाहरण है। अपने समय में ये खिलौनों की दुनिया का राजा था और कागजों पर भारी मुनाफे में था। फिर क्या गड़बड़ हुई? जब प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने इसे खरीदा, तो उन्होंने इस पर बहुत भारी कर्ज लाद दिया। और जब ई कॉमर्स का दौर आया, अमेज़न जैसी कंपनियों ने उनके मार्जिन को काटना शुरू किया, तो टॉयज आर अस का कैश फ्लो सिकुड़ने लगा। उनके पास इतना नकद नहीं बचा कि वे अपने करोड़ों डॉलर के कर्ज की किश्तें चुका सकें। अंततः वे दिवालिया हो गए। और वीवर्क का मामला? वीवर्क का मामला थोड़ा अलग लेकिन उतना ही विनाशकारी था। उन्होंने बिना किसी ठोस कैश फ्लो मॉडल के व्यापार किया। वे लंबी अवधि के महंगे लीज पर इमारतें लेते थे और उन्हें छोटी अवधि के लिए किराए पर देते थे। तो उनका अपना ऑपरेशनल कैश फ्लो भयंकर घाटे में था। बिल्कुल, वे सिर्फ बाहरी निवेशकों के पैसे के दम पर बेतहाशा विस्तार कर रहे थे। जब इन्वेस्टर्स ने इस खोखलेपन को पहचाना और फंडिंग रोक दी, तो कंपनी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये बहुत ही स्पष्ट करता है कि बाहरी फंडिंग कभी भी आपके अपने मजबूत कैश फ्लो का विकल्प नहीं हो सकती। कैश फ्लो ही किसी भी व्यवसाय की असली धड़कन है। एकदम सही बात है। अब हम चर्चा के सबसे रोमांचक और शायद सबसे चिंताजनक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले। हाँ, और ऑफ बैलेंस शीट ट्रिक्स। स्रोतों में एक आंकड़ा है कि 54% वित्तीय घोटाले सीधे तौर पर सीएफओ द्वारा किए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और जब भी घोटालों की बात आती है तो एनरॉन का नाम तो एक काले अध्याय की तरह सामने आता है। उन्होंने अपने कर्ज को छिपाने के लिए क्या तरीका अपनाया था? एनरॉन का घोटाला वित्तीय धोखाधड़ी की दुनिया का एक मास्टर क्लास है। एनरॉन की सीएफओ एंड्रयू फेस्टो ने स्पेशल पर्पस एंटिटीज यानी एसपीई का एक बहुत ही जटिल जाल बुना था। ये एसपी काम कैसे करते थे? अकाउंटिंग नियमों में एक बहुत ही अजीब सी खामी थी। नियम कहता था कि अगर आप कोई बाहरी संस्था बनाते हैं और उसमें सिर्फ 3% स्वतंत्र बाहरी पूंजी है, तो आप उस संस्था को अपनी मुख्य कंपनी की बैलेंस शीट से पूरी तरह बाहर रख सकते हैं। सिर्फ 3%? हाँ, एनरॉन ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने रैप्टर जैसे नामों वाली दर्जनों ऑफ बैलेंस शीट एंटिटीज बनाई। जब भी एनरॉन का कोई प्रोजेक्ट फेल होता या उन पर भारी कर्ज चढ़ता, तो वे उस कर्ज को इन शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर देते थे? बिल्कुल। आम निवेशकों को जो बैलेंस शीट दिखाई जाती थी वो बिल्कुल साफ सुथरी और मुनाफे वाली होती थी, जबकि असलियत में एनरॉन कर्ज के दलदल में डूब चुका था। मैंने पढ़ा है कि एनरॉन ने मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग नाम के एक तरीके का भी बहुत दुरुपयोग किया। ये कैसे काम करता था? मार्क टू मार्केट को ऐसे समझिए कि आप भविष्य के ख्याली पुलाव को आज ही हकीकत मान लेते हैं। मतलब? मान लीजिए एनरॉन ने किसी ऊर्जा प्रोजेक्ट का 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मैनेजमेंट ने अनुमान लगाया कि अगले 20 सालों में इस सौदे से $500 मिलियन का मुनाफा होगा। ठीक है। तो वे उस भविष्य के $500 मिलियन के अनुमानित मुनाफे को
आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाले दिन ही अपनी किताबों में दर्ज कर लेते थे। क्या बात कर रही हैं? भले ही अभी तक एक भी डॉलर का नकद मुनाफा ना आया हो, जी हाँ। पर कंपनी रातों रात अरबों डॉलर कमा लेती थी। और अगर बाद में वो प्रोजेक्ट घाटे में चला जाता तो वे उस घाटे को उन छुपी हुई शेल कंपनियों में फेंक देते थे। ये तो सरासर धोखा है। अगर इसको हम एक बड़े दृष्टिकोण से जोड़ें तो एनरॉन का ये घोटाला सिर्फ वॉल स्ट्रीट के कागजों या स्टॉक की कीमतों तक सीमित नहीं था। इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगियों पे पड़ा। हाँ, मैंने सुना है उन्होंने कैलिफोर्निया में कुछ किया था। एनरॉन के ट्रेडर्स ने कैलिफोर्निया राज्य में एक कृत्रिम ऊर्जा संकट पैदा कर दिया था। उन्होंने मुनाफा कमाने के लिए जानबूझकर पावर प्लांट्स को मेंटेनेंस के झूठे बहाने बंद करवा दिया, ताकि बिजली की सप्लाई रुक जाए और मांग अचानक बढ़ जाए। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि बिजली के दाम सामान्य से 20 गुना तक बढ़ गए। ये तो सच में डरावना है। सिर्फ अपनी किताबों में कुछ नंबर अच्छे दिखाने के लिए उन्होंने पूरे एक राज्य की बिजली गुल कर दी। और स्रोतों में ये भी जिक्र है कि उस समय की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में एनरॉन के ट्रेडर्स को आम ग्राहकों की परेशानियों का मजाक उड़ाते हुए सुना गया। हाँ, वो ग्रैंडमा मिली वाला किस्सा। हाँ, वे उन आम लोगों को मजाक में ग्रैंडमा मिली कहते थे, जो अचानक बढ़े हुए बिजली के बिल नहीं भर पा रहे थे और अंधेरे में रहने को मजबूर थे। ये कोई सामान्य वित्तीय भूल नहीं थी। ये एक भयानक मानवीय त्रासदी थी जिसका कारण महज अकाउंटिंग की चालबाजियां थीं। बिल्कुल, ये समझना हम सबके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ शेयर बाजार का खेल नहीं है। इसका असर सीधे हम पर पड़ता है। और दुख की बात यह है कि एनरॉन कोई अकेला मामला नहीं था। वर्ल्डकॉम का केस भी तो था। हाँ, वर्ल्डकॉम ने भी $11 बिलियन का घोटाला किया था। उन्होंने ऐसा क्या अलग किया था? वर्ल्डकॉम का तरीका एनरॉन जितना जटिल नहीं था, बल्कि वो बहुत ही सीधा और बेशर्म था। देखिए, किसी भी कंपनी के खर्चे दो तरह के होते हैं। ऑपरेटिंग और कैपिटल। हाँ, एक होते हैं ऑपरेटिंग खर्चे जो रोजमर्रा के होते हैं और तुरंत उसी साल के मुनाफे को कम कर देते हैं। दूसरे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स, जो लंबे समय के निवेश होते हैं और उनका खर्च कई सालों में बटा होता है। तो वर्ल्डकॉम ने क्या किया? उन्होंने बस ये किया कि अपने करोड़ों डॉलर के रोजमर्रा के टेलीकॉम लाइन कॉस्ट्स को प्रीपेड कैपेसिटी का नाम दे दिया और उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया। अच्छा, जो खर्च उन्हें उसी साल दिखाना चाहिए था, उसे उन्होंने भविष्य के लिए टाल दिया। बिल्कुल। इस एक छोटे से बदलाव से उनका $401 मिलियन का भयंकर घाटा अचानक $159 मिलियन के मुनाफे में बदल गया। बाप रे! और क्या इस तरह की चालाकी सिर्फ अमेरिका तक सीमित है? यूरोप या जापान की कंपनियों का क्या रिकॉर्ड है? क्योंकि हमारे पास परमालट और ओलिम्पस का भी डेटा है। ये एक वैश्विक समस्या है। यूरोप का सबसे बड़ा दिवालियापन इटालवी डेयरी कंपनी परमालट का मामला ही ले लीजिए। उन्होंने तो अकाउंटिंग के नियमों से खेलने की बजाय सीधे जालसाजी की। जालसाजी कैसे? उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका का $3.9 बिलियन का चेक ही फर्जी बना डाला। फर्जी चेक? हाँ, और केमन आइलैंड्स की शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके उन्होंने लगभग $14.5 बिलियन का कर्ज दुनिया से छुपाए रखा। और जापान की ओलिम्पस कंपनी ने क्या किया? ओलिम्पस ने तोबाशी स्कीम का इस्तेमाल किया। तोबाशी का मतलब है उड़ा देना, बैलेंस शीट से उड़ा देना। बिल्कुल। उन्होंने 1990 के दशक के अपने पुराने भारी निवेश घाटे को नई शेल कंपनियों में ट्रांसफर करके अपनी बैलेंस शीट से उड़ा दिया और सालों तक इसे छिपाए रखा। और इसी कड़ी में लेमान ब्रदर्स ने 2008 के वित्तीय संकट के दौरान रेपो 105 का इस्तेमाल किया और कंपनियों से परे टैक्स बचाने के लिए नाइकी और पूरे देश का कर्ज छुपाने के लिए गोल्डमैन सैक्स ने भी गजब के तरीके अपनाए। ये सब कैसे संभव हुआ? लेमैन ब्रदर्स का रेपो 105 एक बहुत ही चतुर चाल थी। इसे ऐसे समझिए कि आपके घर में बहुत सारा कबाड़ है और मेहमान आने वाले हैं। ठीक है। आप उस कबाड़ को कुछ घंटों के लिए पड़ोसी के घर रख देते हैं और मेहमानों को लगता है कि घर बहुत साफ है। लेमैन रिपोर्टिंग पीरियड से ठीक पहले अपनी खराब संपत्तियों को कुछ समय के लिए बेचते थे ताकि बैलेंस शीट में कर्ज कम और नकद ज्यादा दिखे। और रिपोर्ट छपने के तुरंत बाद उन्हें वापस खरीद लेते थे। बिल्कुल। वहीं टैक्स की बात करें तो नाइकी ने अपने मशहूर स्वूश लोगों के अधिकार बरमूडा में स्थित अपनी ही एक एंटिटी को बेच दिए। फिर क्या किया? फिर वे यूरोप में अपना ही लोगो इस्तेमाल करने के लिए खुद को ही करोड़ों डॉलर की लाइसेंसिंग फीस देने लगे। इस तरह उनका सारा मुनाफा टैक्स फ्री बरमूडा में चला गया और उन्होंने अरबों डॉलर का टैक्स बचाया। और गोल्डमैन सैक्स का मामला तो और भी चौंकाने वाला है। हाँ, उन्होंने करेंसी स्वैप्स का इस्तेमाल करके ग्रीस जैसे पूरे देश के €1 बिलियन के कर्ज को इस तरह छुपा दिया कि वो यूरोपीय संघ के घाटे के नियमों का उल्लंघन ना करे। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है?
जब इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी होती है तो एक आम निवेशक या व्यवसाय को समझने की कोशिश कर रहा इंसान इन सारे धोखों और लाल झंडियों यानी रेड फ्लैग्स को कैसे पकड़ सकता है? इसके लिए हमें अर्निंग्स क्वालिटी या कमाई के गुणवत्ता के कंसेप्ट को समझना होगा। इसका सबसे बड़ा सूचक है एक्रूअल्स। एक्रूअल्स क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी ग्राहक को 100 रुपए का माल भेजा और बिल भेज दिया। अकाउंटिंग के हिसाब से आपने 100 रुपए कमा लिए और ये आपके मुनाफे में जुड़ गया, लेकिन असल में वो पैसा अभी तक आपके बैंक खाते में नहीं आया है। तो कागजी मुनाफा और असली नकद के बीच का अंतर। हाँ, इसी अंतर